दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक लव स्टोरी। वो मेरा हीरो। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। अपने घर की बालकनी में बैठी चाय की चुस्कियों के साथ बारिश की बौछारों का मैं आनंद लेने लगी। आंखें अनायासी सड़क पर तितर बितर होते भीड़ के रेल में किसी को तलाशने लगी, लेकिन उसे वहां न पाकर उदास हो गई। आज ये फुहारें कितनी सुहानी लग रही है, जबकि यही गड़गड़ाहट आसमान में चमकती बिजली की आंख मिचौली उस दिन कितना कहर बरपाती प्रतीत हो रही थी। समय और स्थान परिवर्तन के साथ साथ एक ही परिदृश्य के माने कितने बदल जाते हैं। 2 बरस पूर्व की यादें अभी भी जहन में आते ही शरीर में झुरझुरी सी होने लगती है, और इसके साथ ही आंखों के सामने उभर आता है एक रेखा चित्र हीरो का, जिसकी मधुर स्मृति अनायासी चेहरे पर मुस्कान ला देती है। उस दिन ऑफिस से निकलने में मुझे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। काफ़ी अंधेरा घिरा था, स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी। मैंने घड़ी देखी। घर पहुँचते पहुँचते 10:30 तो बज ही जाएंगे। माँ चिंता करेगी सोचकर लिफ्ट से उतरते ही मैंने माँ को फ़ोन लगा दिया। हाँ, कहाँ तक पहुँची? आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, संभल कर आना। माँ की चिंता उनकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रही थी। बस निकल गई हूँ, अभी कैब पकड़कर सीधे घर पहुँचती हूँ। और फिर मुंबई की बारिश से क्या घबराना माँ, हर साल ऐसे ही तो होती है। मेहमान और मुंबई की बारिश का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ टपक जाए कोई नहीं बता सकता। मैं बड़ी बेफिक्री से बोली, अरे आज साधारण बारिश नहीं है, पिछले 10 घंटे से लगातार हो रही मूसलधार बारिश थमने या धीमे होने का नाम नहीं ले रही है। हेलो हेलो माँ बोलती रह गई। मैं भी देर तक हेलो हेलो करती बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। सिग्नल जो उस वक्त आने बंद हुए तो फिर जुड़ ही नहीं पाए थे। बाहर का नज़ारा देख मैं अवाक रह गई थी। सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी थी। दूर दूर तक कैम क्या किसी भी चलती गाड़ी का नामो निशान तक न था। घुटनों तक पानी में डूबे लोग अफरा तफरी में इधर उधर जाते नजर आ रहे थे। महानगरीय जिंदगी में एक तो वैसे ही किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं होता, और उस पर ऐसा तूफानी मंजर। हर किसी को बस घर पहुंचने की जल्दी मची थी। अपने ऑफिस की पूर्णतः वातानुकूलित इमारत, जिस पर हमेशा से मुझे गर्व रहा है, पहली बार रोज उमड़ पड़ा। ऐसे भी क्या वातानुकूलित इमारत जो बाकी दिन दुनिया से आपका संपर्क ही काट दे। अंदर हमेशा एक सा मौसम, बाहर भले ही पतझड़ गुजरकर बसंत छा जाए। खैर, अपनी दार्शनिकता को ठेंगा दिखाते हुए मैं तेज कदमों से सड़क पर आ गई और इधर उधर टैक्सी के लिए नजरें दौड़ाने लगी। लेकिन वहाँ पानी के अति बहाव के कारण वाहनों का रेला ही थम गया था। वहाँ टैक्सी की खोज करना बेहद मूर्खतापूर्ण लग रहा था। कुछ अर्धविकार मंजर को और भी भयावह बना रही थी। मैंने भैया से संपर्क साधने के लिए एक बार और मोबाइल फ़ोन का सहारा लेना चाहा, लेकिन सिग्नल के अभाव में वह मात्र एक खिलौना रह गया था। शायद आगे पानी इतना गहरा न हो, यह सोचकर मैंने बैग गले से कमर में टांगा और पानी से उतर पड़ी। कुछ कदम चलने पर ही मुझे सैंडल असुविधाजनक लगने लगे। उन्हें उतरकर मैंने बैग में डाला। आगे चलते लोगों का अनुसरण करते हुए मैं सहम सहम कर कदम बढ़ाने लगी, कहीं किसी गड्ढे या नाले में पाँव न पड़ जाए। मैं न जाने कितनी देर चलती रही और कहाँ पहुँच गई, मुझे कुछ होश नहीं था। लोकल ट्रेन में आने जाने के कारण मैं सड़क मार्गों से नितांत अपरिचित थी। आगे चलने वाले राहगीर भी जाने कब इधर उधर हो गए थे, मुझे कुछ मालूम नहीं।
मुझे चक्कर आने लगे थे। सारे कपड़े पूरी तरह भीगकर शरीर से चिपक गए थे। ठंड भी लग रही थी। अर्ध बेहोशी की सी हालत में मैं कहीं बैठने की जगह तलाश करने लगी। तभी जोर से बिजली कड़की और आसपास की बत्तियां गुल हो गई। मेरी दबी सी चीख निकल गई। फुटपाथ पर बने एक इलेक्ट्रिक पोल के स्टैंड पर मैं सहारा लेकर बैठ गई। आंखें स्वतः ही मूंद गई। किसी ने झटके से मुझे खींचा तो मैं चीख मारकर उठ खड़ी हुई। छोड़ो मुझे, छोड़ो! दर्शन के मारे चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। अंधेरे में आंखें चौड़ी कर देखने का प्रयास करने पर मैंने पाया कि एक युवक ने मेरी बाह पकड़ रही थी। कारण खाकर मरना है क्या? कहते हुए उसने मेरी बाह छोड़ दी। वस्तु स्थिति समझकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई। फिर तुरंत ही अपनी असहाय अवस्था का बोझ मुझ पर हावी हो गई। प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। मैं पिछले 3 घंटे से भटक रही हूँ और मैं 5 घंटे से। उसने बिना किसी सहानुभूति के सपाट सा उत्तर दिया। ओहो, फिर अब क्या होगा? मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। मैं यही बैठकर किसी मदद के आने का इंतजार करती हूँ। मैं खंभे से थोड़ा हटकर बैठ गई। मदद आती नहीं, तलाश की जाती है, पर आगे कहीं बैठने की जगह भी न मिली तो मैं किसी भी हाल में उठने को तैयार न थी। ऐसी सोच के साथ तो सारी जिंदगी यही बैठी रह जाऊंगी। मेरी आंखें डबडबाई थी। शायद इतनी देर बाद किसी को अपने साथ पाकर दिल हमदर्दी पाने को मचल उठा था, पर वह शख्स तो किसी और ही मिट्टी का बना था। आपको क्या लगता है कि मैं किसी फिल्मी हीरो की तरह आपको गोद में उठाकर इस पानी में से निकाल ले जाऊंगा? पिछले 5 घंटे से बरसते पानी में पैदल चल चल कर मेरी अपनी सांस फूल चुकी है। चलना है तो आगे चलो, वरना मरो यहीं पर। उसके सख्त रबे से मैं सहम गई थी। डरते डरते उसके पीछे फिर से चलने लगी। तभी मेरा पाँव लड़खड़ाया। मैं गिरने ही वाली थी कि उसने अपनी मजबूत बाहों से मुझे थाम लिया। तुम आगे चलो। पीछे गिड़गिड़ा कर वह गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। आवाज़ की शक्ति थोड़ी कम हो गई थी और अनजाने ही वह आपसे तुम पर आ गया था। पर मुझे अच्छा लगा। अपने साथ किसी को पाकर मेरी हिम्मत लौट आई थी। मैं दुनिया उत्साह से आगे बढ़ने लगी। तभी बिजली लौट आई। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। आपके पास मोबाइल होगा ना? हाँ है। तो मुझे दीजिए प्लीज़। मैं घर फ़ोन करके भैया को बुला लेती हूँ। मैडम, आपको शायद स्थिति की गंभीरता का अंदाज नहीं है। इसी क्षेत्र की संचार व्यवस्था ठप हो गई है। सिग्नल नहीं आ रहे हैं। पूरे इलाके में पानी भर जाने के कारण वाहनों का आवागमन भी रोक दिया गया है। हमारे परिजन चाहकर भी यहाँ तक नहीं आ सकते और न हमसे संपर्क साध कर सकते हैं। स्थिति बदतर हो, इसी से पूर्व हमें ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचना होगा। लेकिन कैसे? मुझे एक बार फिर चारों ओर से निराशा ने घेर लिया था। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लग रहा था आज यही हमारी जल समाधि बन जाएगी। मुझे अपने हाथ पांव शिथिल होते महसूस होने लगे। याद आया, लंच के बाद से मैंने कुछ भी खाया भी नहीं है। मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लग रही है। लंच के बाद से मैंने कुछ खाया है नहीं तो बोलते बोलते ही मेरा स्वर रुआसा हो गया था। अच्छा, मैं तो बराबर कुछ न कुछ उड़ा रहा हूँ। कभी पाव भाजी, कभी भेलपुरी, कभी बटाटा बड़ा। मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियां बराबर खुद को इतना निरीह साबित करने पर क्यों आमाद हो जाती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी सुपर हीरो की तरह उठकर जाऊंगा और पलक झपकते तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बटाटा बड़ा लेकर हाजिर हो जाऊंगा? फिर हम यहाँ पानी के बीच गर्मा गर्म बड़े खाते हुए पिकनिक का लुत्फ उठाएंगे? जी नहीं।
मैं ऐसी किसी काल्पनिकता में नहीं जी रही हूँ। बट्टा टाबड़ा तो क्या, मुझे आपसे सूखी रोटी की भी उम्मीद नहीं है। गुस्से में हाथ पांव मारती मैं और भी तेज तेज चलने लगी। काफ़ी आगे निकल जाने पर ही मेरी गति थोड़ी धीमी हुई। मैं चुपके से रोह लेटे लेने लगी थी। वह मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं? मैं पीछे ही हूँ। तुम चुपचाप चलती रहो और कृपया इसी गति से कदम बढ़ाती रहो। उसके व्यंग्य से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब तो चाहे यही पानी में समाधि बन जाए, पर इससे किसी मदद की उपेक्षा नहीं रखूंगी। मेरी धीमी हुई गति ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। अपनी सामर्थ्य पर खुद मुझे आश्चर्य हो रहा था। ऑफिस से आकर सीधे बिस्तर पर ढेर हो जाने वाली मैं कैसे पिछले 7-8 घंटे से बिना कुछ खाए पिए चलती जा रही हूँ, वह भी घुटनों से ऊपर चढ़ चुके पानी में। शरीर से चिपकते पॉलीथीन कचरा और खाली बोतलें मन में लिजली जैसा एहसास उत्पन्न कर रहे थे। आज वाकई पर्यावरण को साफ रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यदि पॉलीथीन से नाले न भर जाते तो सड़कों पर इस तरह पानी नहीं भरता। पानी भरने की सोच के साथ मुझे एहसास हुआ कि सड़क पर पानी का स्तर काफ़ी कम हो गया है। वाह, मेरे मुंह से खुशी की चीख निकल गई। वाकई यहाँ पानी का स्तर घुटनों से भी नीचा था। तभी एक बड़े से पत्थर से मेरा पांव टकरा गया। ओह! मैं जोर से चिल्लाकर लड़खड़ाई। पीछे आ रहे युवक ने आगे आकर एक बार फिर मुझे संभाल लिया। अब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाने लगा क्योंकि मेरे पाँव से खून बहने लगा था और मैं लंगड़ा रही थी। पानी में बहती खून की धार देखकर मैं दहशत के मारे बेहोशी होने लगी थी कि उस युवक के उत्साहित स्वर से मेरी चेतना लौटी। वह देखो, सामने बारिस्ता होटल, वहाँ काफ़ी चहल पहल है। उधर इतना पानी भी नहीं है। हम वहाँ से ज़रूर फ़ोन कर सकेंगे। हमारे घर वाले आकर तुरंत हमें ले जाएंगे। देखो, मंजिल के इतने करीब पहुंचकर हिम्मत नहीं हारते। आंखें खोलो, देखो, मुझे तो गर्मा गर्म बड़ा पाँव की खुशबू भी आ रही है। मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोलने का प्रयास किया। बस इतना ही देख सकी कि वह साथी युवक मुझे लगभग घसीटता हुआ उस चहल पहल की ओर ले चला था। कुछ लोग उसकी सहायतार्थ दौड़ पड़े थे। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। चक्कर और थकान के मारे मैं बेहोश हो गई थी। होश आया तो देखा एक आदमी चम्मच से मेरे मुंह में कुनकुनी चाय डाल रहा था और मेरा साथी युवक फ़ोन पर जोर जोर से किसी को अपनी लोकेशन बता रहा था। मैं उठकर बैठ गई। चाय का गिलास मैंने हाथों में थाम लिया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी ने मुझे 2 बिस्कुट भी पकड़ा दिए थे, जिन्हें खाकर मेरी जान में जान आई। तुम भी घर वालों से बात कर लो। मैंने भैया को फ़ोन लगाया तो पता चला वो जीजाजी के संग वही कहीं आसपास ही मुझे खोज रहे थे। तुरंत वे मुझे लेने निकल पड़े। रात आंधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन आसपास मौजूद भीड़ की आंखों में नींद का नामो निशान न था। हर किसी की जबान पर प्रकृति के इस अनोखे तांडव की ही चर्चा थी। मेरा साला मुझे लेने आ रहा है। तुम्हें कहाँ छोड़ना है बता दो। लो, वे आ गए। अपनी गर्भवती पत्नी को भी गाड़ी से उतरते देख वह हैरत में पड़ गया। अरे, तुम ऐसे में बाहर क्यों निकली? वह भी ऐसे मौसम में? बिना कोई जवाब दिए उसकी पत्नी उससे बुरी तरह लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे धीरज बढ़ाने लगा। मेरी भी आंखें भर आई। पत्नी को अलग कर वह मुझसे मुखातिब हुआ। पहली बार कोई हेल्प ऑफर कर रहा हूँ। चलो, हम छोड़ देंगे। नहीं थैंक्स, भैया और जीजाजी बस आ ही रहे हैं। लो, वो भी आ गए। अच्छा बाय। वह चला गया। हमने न एक दूसरे का नाम पूछा न पता। उसकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे एक नाम दे दिया है, हीरो। वास्तविक हीरो की तरह बिना कोई
हैरत अंगेज कर्ब दिखाई। यदि कोई मुझे उस दिन मौत के दरिया से बाहर ला सकता था तो वही एक हीरो था। उस समय तो मुझे उस पर गुस्सा आया ही था कि कैसा रफ आदमी है, लेकिन आज मैं आसानी से समझ सकती हूँ उसका मुझे खींचाना, आक्रोशित करना एक सोची समझी चालाकी के तरह था, ताकि मैं उत्तेजित होकर तेज तेज कदम बढ़ाऊं और समय रहते खतरे की सीमा रेखा से बाहर निकल जाऊं। सड़क पर रेंगते अनजान चेहरों के काफिले में आज भी मेरी नजरें उसी हीरो को तलाश रही है। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं नई कहानी लाने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप कहानी को पहले देख सके। नमस्ते।